जय हिंद प्यारे बच्चों, सुप्रभात सभी को। प्यारे बच्चों, हम लोग विराम चिन्ह पर चर्चा कर रहे थे और पिछले क्लास में हम लोगों ने विराम चिन्ह क्या होता है, उसका अर्थ, परिभाषा और कितने प्रकार के होते हैं विराम चिन्ह, तो कुछ प्रकारों का भी हम लोगों ने चर्चा किया था। मुख्यतः 7 जो है विराम चिन्हों पर चर्चा किया। अब उसी कड़ी में हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि कौन कौन से विराम चिन्ह हैं और विस्तार पूर्वक उस पर अध्ययन करके आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि वो विराम चिन्ह कौन है और किस तरीके से उस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। लिखते समय, पढ़ते समय, बोलते समय विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है उन विराम चिन्हों का, तो समझते हैं। ठीक है, तो जो 8वां विराम चिन्ह है प्यारे बच्चों, वो है विस्मय। विस्मय का अर्थ जो लगाया जाता है वो आश्चर्य के लिए भी संबोधन किया जाता है, तो विस्मय को आप आश्चर्य भी समझ सकते हैं, तो ना। और दूसरा नाम है इसका संबोधन। ठीक, तो संबोधन चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। और इसका जो संकेतिक चिन्ह होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं कि एक खड़ी पाई होता है और उसी के नीचे थोड़ा सा गोला बनाया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं संबोधन चिन्ह। ठीक है, तो थोड़ा सा संबोधन चिन्ह या विस्मय चिन्ह को बताने से पहले मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहता हूँ कि ये कई प्रकार के ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर इस संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि जहाँ पर आश्चर्य का भाव हो, वहाँ पे भी संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे शाबाश ना, शाबाशी हर एक बात पे नहीं दी जाती है। जो बहुत अच्छा काम किया रहता है ना, तब उसको शाबाशी दी जाती है। तो जब शाबाश शब्द का प्रयोग किया जाता है तो वहाँ पर संबोधन का चिन्ह प्रयोग किया जाता है। ठीक, उसके बाद जैसे हमने कहा काश, वहाँ पे संबोधन का प्रयोग किया जाएगा। हमने कहा वाह, तो वहाँ पे संबोधन का प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने कहा आह। ठीक, उसी तरीके से ये तो कुछ आश्चर्यचकित वाले शब्दों का प्रयोग है, जिसके बाद हम संबोधन चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हर्ष उल्लास भी होता है, तब भी हम संबोधन का प्रयोग करते हैं इस चिन्ह का। जैसे हमने कहा आहा, वाह, ठीक है, आह, या फिर ओ। ऐसे जब कहते हैं ना ओ माय गॉड, तो ऐसे शब्दों का जब प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे भी कहीं ना कहीं विस्मय या फिर संबोधन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पर शोक का अनुभव हो, वहाँ भी विस्मय चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे कि हमने कहा हाय हाय ना, हाय हाय देखो, अभी तो कल मेरे सामने था, उसका आज मृत्यु हो गया। तो ये हाय हाय जो शब्द है, वहाँ भी शोक के लिए प्रयोग किया जा रहा है, वहाँ भी संबोधन होगा। जैसे हम बोलते हैं, पहले के समय बोला जाता था त्राही त्राही, तो ये क्या है, शोक के शब्द है, वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाएगा। जैसे हम लोग कहते हैं आज के समय में बाप रे बाप, तो ये जो बाप रे बाप शब्द है वो शोक का शब्द है, तो यहाँ भी संबोधन का चिन्ह लगेगा। जैसे हम बस करो लिखा, बस करो, तो यहाँ भी संबोधन का चिन्ह लगता है प्यारे बच्चों। ठीक, उसके पश्चात ये तो हो गया आपका आश्चर्य के लिए, शोक के लिए, हर्ष के लिए ना। उसी तरीके से आप ग्लानि या घृणा के लिए भी हम संबोधन का चिन्ह कहते हैं। जैसे हमने कहा छी छी, ऐसे लिखा छी छी, तो यहाँ भी घृणा के लिए या ग्लानि के लिए इसका प्रयोग हो रहा है, तो यहाँ भी संबोधन का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, या थू थू, ये भी घृणा के ही शब्द हैं ना। धत तरीके, ये भी कहीं ना कहीं घृणा के शब्द हैं। या फिर धिक्कार है, लोग बोलते हैं ना धिक्कार है तुम्हारे, तो धिक्कार है जब आप बोलेंगे, घृणा के शब्द है, तो यहाँ भी संबोधन का चिन्ह प्रयोग किया जाएगा। एक और भी प्रयोग किया जाता है, जैसे हम लोग देखे होंगे, आशीर्वाद के लिए जब प्रयोग किया जाता है, आशीर्वाद के शब्द जब प्रयोग किए जाते हैं तो वहाँ भी संबोधन का चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे हमने शब्द लिया जीते रहो,
तो जब जीते रहो का प्रयोग करें तो ये आशीर्वाद दिया जाता है, तो यहाँ भी संबोधन किया जा रहा है। ठीक, अब आप कहेंगे सर जी चिन्ह के बारे में ही बता रहे हैं, पहले ये बताया ही नहीं कि क्या होता है। ठीक है, तो पहले वो भी जान लीजिए। तो देखिए, जिससे किसी को बुलाने अथवा पुकारने का भाव प्रकट होता है उसे हम क्या कहते हैं? संबोधन चिन्ह कहते हैं। ठीक, एक बार फिर से सुन लीजिए। जिस किसी को बुलाने या फिर पुकारने का बोध हो तो वो उसको हम लोग संबोधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संबोधन। ठीक, तो जहाँ पर आपको पुकारा जाए, बुलाया जाए, तो वहाँ पर संबोधन कहते हैं। तो वो संबोधन के लिए एक चिन्ह लगता है, संकेत लगता है, जिसको हम लोग इस रूप में जानते हैं। ये एक खड़ी पाई और नीचे थोड़ी सी बिंदी। अब जैसे आशीर्वाद देने के लिए हम क्या करेंगे? संबोधन करेंगे, पुकारेंगे, कहेंगे दीर्घायु। तो दीर्घायु क्या है? संबोधन है, पुकार रहे हैं। हमने कहा आयुष्मान भव, तो आयुष्मान जो है चिरंजीवी भव ना, सौभाग्यवती भव, ऐसे जो शब्द हैं आशीर्वाद के लिए प्रयोग हो रहे हैं और उसके पश्चात संबोधन का चिन्ह लगेगा। ठीक है। एक होता है जैसे संबोधन चिन्ह भी बोलते हैं, तो संबोधन चिन्ह में आप देखें जैसे हे राम, अरे ना, हे श्री कृष्ण, तो या फिर एजी, आजकल अंग्रेजी शब्द है ये एजी ना, तो हेलो, हेलो भी यूज करते हैं। तो ये क्या है? ये संबोधन चिन्ह है जो कि प्रयोग किए जा रहे हैं। अब इसको सेंटेंस में कैसे प्रयोग करते हैं वो देखते हैं। तो इसको समझिए। जैसे हमने कहा हे राम, हम क्या कर रहे हैं? राम को पुकार रहे हैं या फिर हमारे संबोधन हो रहा है किसी तरीके का बुलाने का। तो हे राम जब बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये संबोधन का चिन्ह लगेगा। यह क्या हो गया? अब देखिए यहाँ पर देखिए कि अब आपको समझ में आ रहा होगा, हे राम जब हम कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपको ये एहसास हो रहा होगा कि ये या तो फिर हम आश्चर्य के लिए ये बोल रहे हैं कि ये क्या हो गया, तो आश्चर्य की बात है, इसलिए राम का संबोधन किया जा रहा है। जैसे हमने कहा वाह ना, वाह का मतलब ये है कि हम यहाँ पर हर्ष के लिए बुला रहे हैं ना। वाह जो शब्द अभी आपको बताए, तो वाह कितना अच्छा बच्चा है, तो हर्ष की बात है यहाँ पर। तो जब हर्ष की बात आ रहा है तो यहाँ पे संबोधन का चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक बात। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं, वाह कितना अच्छा बच्चा है, कितना, वाह कितना अच्छा लड़का है, वाह कितना अच्छा लड़की है, वाह। तो ऐसे कहीं ना कहीं हम हर्ष के लिए प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हम कह रहे हैं, इसका प्रयोग किया जा रहा है, कह रहे हैं काश। ठीक है। तो जब ये काश का प्रयोग कर रहे हैं तो यहाँ पे देखने को आपको लग रहा होगा कि आश्चर्य के लिए प्रयोग किया जा रहा है ना। कि अब जैसे किसी, ये उदाहरण आपको बताएगा, एक तरीके से समझा दे रहे हैं कि आप कहीं निमंत्रण में जाते हैं तो ये पूछा जाता है कि आपके पिताजी नहीं आए, तो आप कहते हैं नहीं, पिताजी को और निमंत्रण था इसलिए वहाँ पे चले गए। तो ऐसा ही आप उम्मीद नहीं, वो रिलेटिव किए रहते हैं कि आप आएंगे, तो इसलिए वो कहते हैं ना, काश आपके पिताजी आते तो और अच्छा होता, आप जब बताते हैं तो ये किसका संबोधन है? कहीं ना कहीं आश्चर्यचकित का भाव है, तो यहाँ भी संबोधन का प्रयोग हो रहा है। शाबाशी के लिए हमने बताया कि हर्ष की बात आए तो कहा जा रहा है शाबाश, आपने तो कमाल कर दिया। ठीक। तो प्यारे बच्चों, इस तरीके से संबोधन का चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आया? तो ये है संबोधन का चिन्ह और संबोधन का किस तरीके से प्रयोग किया जाता है। ठीक, बात समझ में आया? तो इस तरीके से संबोधन जब किया जाता है तो यहाँ पर संबोधन लगाए जाते हैं। मैंने ये बहुत सारे जो शब्दावली बताए वो इसलिए ताकि आप ये पहचानते रहें कि कौन से आश्चर्य के हैं, कौन से घृणा के शब्द हैं, या कौन से हर्ष के शब्द हैं, कौन से शोक के शब्द हैं, कौन से आशीर्वाद के शब्द हैं, कौन से संबोधन के शब्द हैं, जिसके आधार पे आप चिन्ह, हमने तो कुछ संबोधन का लिखा हुआ है, कुछ हर्ष का लिखा है, कुछ आश्चर्य का लिखा है, ताकि आपको लगाना आ जाए संबोधन का चिन्ह। ठीक।
अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो है वो है प्रश्नवाचक चिन्ह। ठीक है तो प्रश्नवाचक जो चिन्ह होता है वो इस तरीके से लगाया जाता है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह एक विराम चिन्ह होता है जिसका प्रयोग प्रश्नवाची वाक्यों के अंत में किया जाता है। ठीक, और इसे पूछताछ का चिन्ह भी कहा जाता है। जब हम पूछताछ किसी से करते हैं तो उसमें पूछताछ के लिए क्या, क्यों, कैसे जैसे शब्दों का प्रयोग करके हम पूछताछ करते हैं ना, कि जैसे आपके पिताजी कब आएंगे, आपके पिताजी कहाँ गए हैं, तो ऐसे बहुत सारे कहीं ना कहीं प्रश्न करते हैं तो वो पूछताछ के प्रश्न होते हैं। और अंतिम में क्या लगाया जाता है, यही प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं कि आप कौन हैं, परिचय पूछा जा रहा है तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह प्रयोग किया गया है। आपका नाम क्या है। ठीक, तो इस तरीके से देखिए कि एक विराम चिन्ह जो प्रश्नवाचक है इसके वाक्यों के अंत में ही ये इस तरीके से लगाया गया है। बहुत अच्छे तरीके से अगर स्पष्ट ना हो तो इस तरीके से देख लीजिए कि इस तरीके से लगाया जाता है। ठीक है, तो ये लगता है वाक्य के अंत में प्यारे बच्चों। समझ में आया ना, तो ये पहले नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पे चर्चा करेंगे। नोट कर लें आप लोग। अब उसके पश्चात प्यारे बच्चों चिन्हों में सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह लाघव चिन्ह, जिसको कह सकते हैं लगाते समय बहुत सारे लोगों को ये कहीं ना कहीं गलतियां करते हैं। बहुत सारे बच्चे भी गलतियां करते हैं, क्योंकि जब टाइपिंग होता है तब भी बहुत सारी गलतियां होती है, किताबों में भी बहुत सारी गलतियां कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। तो समझते हैं कि लाघव चिन्ह क्या होता है और कैसे लगता है। ठीक है, तो पहली बात कि ये देखिए, ये जो कोष्टक में बना हुआ है वो लाघव चिन्ह जो है जीरो जैसा दिख रहा होगा, वास्तव में ये जीरो है नहीं। जैसे अगर मैं लिखूँ, ये एक कॉलम लिख दिया, बना दिया, ठीक है, जो आपकी कॉपियों में लाइनिंग खींची रहती है, ये मान लीजिए हो गया। तो इस तरीके से जब आप लिखते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये शून्य बोलते हैं, ये जीरो हो गया। लाइनिंग सेम है, वही है। और मान लीजिए जब इस तरीके से प्रयोग किया जाए, छोटा सा बिंदु ना, और ऊपरी क्षैतिज ऊपर कह सकते हैं, जब इस तरीके से प्रयोग किया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं लाघव चिन्ह। ठीक है, अब शून्य और लाघव चिन्ह में अंतर समझ में आया। अब समझिए कि लाघव चिन्ह का प्रयोग कैसे होता है और क्या होता है लाघव चिन्ह। ठीक, तो हिंदी में किसी शब्द या वाक्य को संक्षिप्त रूप में लिखने के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हिंदी में जब आप लिखते हैं तो जब किसी विस्तृत जो शब्द है उसको क्या करना है, संक्षिप्तीकरण करना है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना है, तो वहाँ पर जब शॉर्ट फॉर्म लिखा जाता है तो किसका प्रयोग किया जाता है, वो लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। इसे देवनागरी लिपि आधारित अन्य भाषाओं में भी संक्षिप्ती चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देवनागरी में तो किया ही जाता है, लेकिन अन्य भाषाओं में भी संक्षिप्ती चिन्ह के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आया। लेकिन वही बात हम एक और भाषा की कर रहे हैं, अंग्रेजी। तो अंग्रेजी में संक्षिप्तीकरण के लिए फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ पर मैं पहले थोड़ा सा एक उदाहरण बता दूँ, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो जैसे ये कह रहा है कि देवनागरी या हिंदी की जब बात करें तो अगर हमें डॉक्टर लिखना है, ठीक है, तो अगर डॉक्टर लिखते हैं इस तरीके से तो ये पूरा डॉक्टर इस तरीके से लिखा जाएगा। ठीक, लेकिन इस डॉक्टर को पूरा नहीं लिखना है और क्या करना है, हमें संक्षिप्त करना है। जैसा कि ये कह रहा है संक्षिप्त रूप में अगर लिखना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे, लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे। और यहाँ पर क्या करेंगे, हम छोटा सा ये लाघव चिन्ह लगा देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, लेकिन गलती क्या होता है कि जब भी बच्चे इस तरीके से लिखते हैं तो बल्कि लाघव चिन्ह न लगा करके इस तरीके से क्या करते हैं, जीरो लगा देते हैं, या शून्य कह सकते हैं कि लगा दिया जाता है, जो कि क्या है, गलत है या फिर अशुद्ध है। लाघव चिन्ह ये है और इसी रूप में लिखा जाता है।
दूसरी बात अगर मैं कहूँ, यही अंग्रेजी की बात कर रहा हूँ, जब अंग्रेजी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं, जैसे अंग्रेजी का ये हुआ डॉक्टर, ठीक, ये लिखा गया, लेकिन हमें क्या करना है, इसको संक्षिप्त रूप में लिखना है, तो हम लोग DR लिख देते हैं ऐसे ना, और एक क्या का लगा देते हैं ऐसे फुल स्टॉप, ये बिंदी लगा दिया जाता है। तो अंग्रेजी का बड़ा सिंपल सा फंडा है कि इस तरीके से फुल स्टॉप लगा दिया गया और वो हो गया, ठीक है। लेकिन जब हिंदी में लगाना पड़ता है प्यारे बच्चों, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं समस्या होती है। हम जीरो लगा देते हैं, वो गलतियाँ हैं, शून्य लगा देते हैं, वो गलती है, लाघव चिन्ह इस तरीके से लगता है, ठीक बात। ये तो था डॉक्टर का। इसी के साथ जैसे ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, जैसे आप प्रोफेसर लिखते हैं तो इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं ना, तो प्रोफेसर लिखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से लाघव चिन्ह लगा देना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है कि हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं प्रोफेसर, जो कि क्या है, गलत है। या फिर आप देखे होंगे कि यहाँ अगर बिंदी भी आप लगा दे रहे हैं तो ये भी गलत है, क्योंकि हिंदी में आप अगर लिखते, सॉरी अंग्रेजी में लिखते हैं तो मान लीजिए इस तरीके से प्रोफेसर लगा के आप डॉट लगा देते तो ठीक है, लेकिन जब हिंदी में आप लिख रहे हैं तो ये बिंदी नहीं लगेगा, या फिर ये वाला जीरो नहीं लगेगा, तो ठीक है, ये अंग्रेजी के लिए सही है, लेकिन हिंदी के लिए ये गलत हो जाएगा, और हिंदी के लिए लाघव चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, तो ये प्रोफेसर का इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अधिकांशतः जो बच्चे हैं वो लाघव चिन्ह का प्रयोग नहीं करते हैं, बल्कि शून्य का प्रयोग कर लेते हैं, जिसकी वजह से गलती हो जाती है। अब ये लगता कैसे है वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, जो कि मैं नोट के रूप में लिखा हूँ। पहले मैं बात करूँगा लाघव चिन्ह लगाने के लिए। तो लाघव चिन्ह लगाने के लिए प्यारे बच्चों एक आता है यूनिकोड कूटमान, ठीक है। तो जो यूनिकोड जो कूट का मान होता है वो आपका आता है लाघव चिन्ह के लिए 0970 होता है, ठीक है। जब आप लाघव शॉर्ट फॉर्म में अगर लिख रहे हैं तो जब लाघव चिन्ह का प्रयोग करेंगे तो की पे क्या दबाएंगे, 0970 जब दबा करके लिखेंगे तब लाघव चिन्ह अपने आप लिख दिया जाएगा, ठीक। लेकिन नोट के रूप में समझिए, हिंदी शून्य अंक का चिन्ह है, हिंदी शून्य अंक का क्या है, चिन्ह है, जो कि मैं लिखा हूँ हिंदी में। जब देखिए ये शून्य है और इसका जो यूनिकोड जो कूट मान होता है वो कितना होता है, वो अलग है, 0966 भी इससे मिलता जुलता होता है, किससे, लाघव चिन्ह से मिलता जुलता होता है। वो भी देखिए भाई, ये एक ऊपर लग रहा है, मान लीजिए हमने ये डॉक्टर ही लिख दिया, तो एक तो ऊपर छोटा सा लग रहा है और एक इस तरीके से लग रहा है, ठीक है। तो लगभग आपको लग रहा होगा कि मिलता जुलता ही है। तो मिलता जुलता होने से कई बार लोग अज्ञानतावश लाघव चिन्ह के स्थान पे क्या करते हैं, वो हिंदी के शून्य अंक का प्रयोग कर लेते हैं, ठीक है। अब ये जब हिंदी का शून्य अंक का प्रयोग कर लेते हैं तो क्या हो जाता है प्यारे बच्चों, ये गलती हो जाती है। यही गलती आपको क्या करना है, सुधारना है। कई बार बच्चों से पूछा जाता है कि हिंदी के डॉक्टर लिखने में और अंग्रेजी के डॉक्टर लिखने में क्या अंतर है ना, तो लिखने में यही अंतर होता है लाघव चिन्ह का। आप वहाँ पे डॉट लगा सकते हैं, लेकिन हिंदी लिखने में शॉर्ट फॉर्म में डॉट नहीं लगाएंगे, ये ध्यान रखिएगा, तब वहाँ पे लाघव चिन्ह का प्रयोग प्यारे बच्चों होगा, ठीक बात। इतनी बात सबको समझ में आया। अब इसके लिए देखिए मैं दो बातें आपको महत्वपूर्ण बताऊंगा, मैं बोर्ड पे भी लिख दूंगा आपको, लेकिन दो बातें आप ध्यान से सुनिएगा जिससे आपको लाघव चिन्ह लगाने में आसानी हो और समझ में आए कि किस तरीके से ये लाघव चिन्ह लगता है। पहली बात कि एक तो जो लाघव चिन्ह लगता है वो शून्य से क्या होता है, छोटा होता है। शून्य से क्या होता है, छोटा होता है। जब भी आप लिखते हैं, जैसे आपने कुछ भी लिखा, जैसे हमने लिखा B.Ed,
ठीक है। बैचलर ऑफ एजुकेशन का हम क्या कर रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख रहे हैं बीएड। अब ध्यान दीजिए कि जब आप बीएड लिखते हैं तो फटाक से क्या करते हैं, ऐसे ऐसे गोला लगा देते हैं या शून्य लिख देते हैं, जो कि क्या हो जाता है, गलत है। ठीक, अब ये क्योंकि अब मैं ये बता रहा हूँ दोनों में अंतर कि अब देखिए जैसे मैंने बीएड लिखा तो यहाँ पे हमने लिखा लगाओ चिन्ह हेड, तो यहाँ पे छोटा सा लगा दिया। जब छोटा सा लगाते हैं तो ये शून्य की अपेक्षा क्या है, छोटा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो आप लगाव चिन्ह प्रयोग करेंगे वो शून्य की अपेक्षा क्या होगा, छोटा होगा, आकार में क्या होगा, छोटा होगा। दूसरी जो इसकी सबसे बड़ी विशेषता है वो ये है कि शून्य जो होता है, एक लाइनिंग में बना दूं, मान लीजिए यही कुछ लाइनिंग है, कॉपी में जो लिखा हुआ है या रहता है तो ये लाइनिंग रहता है। शून्य जब लगता है तो हमने लिखा MA, या ऐसे नहीं लिखते हैं, रुक जाइए एक मिनट, हम लाइन पे ही लिखें ताकि आप जिस तरीके से लिखते हैं भाई ना, MA, ये मात्रा करनी है। अब देखेंगे कि जब हम लोग जीरो लगाते हैं तो कहाँ लगाते हैं, थोड़ा सा और बड़ा लिख दे क्या, बस एक मिनट रुक जाइए, MA इस तरीके से लिखा हुआ। तो जब आप शून्य लगाते हैं तो उसके बीचों बीच लगाते हैं, ऐसे लगाते हैं। ठीक, लेकिन यहीं पे मैं बताऊं आपको इस तरीके से कि जब मान लीजिए आप क्या कर रहे हैं, आप लिख रहे हैं BA या MA ही मान लीजिए, तो आप जब लगाएंगे तो ये क्या होगा, बीच में नहीं होगा बल्कि इसके ऊपर होगा, थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा, जो क्षैतिज रूप से कहते हैं कि उसके ऊपर होगा। ये दूसरा अंतर है प्यारे बच्चों। जीरो जो लगता है ये रॉन्ग है, वैसे ये सही नहीं है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जीरो लगेगा नहीं, लागू चिन्ह लगेगा। तो जो जीरो लगता है वो बीच में लगता है और लागू जो चिन्ह लगता है वो क्या होता है, क्षैतिज रूप से थोड़ा सा ऊपर लगता है। तो इस तरीके से लगाया जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये दो बातें अगर आप ध्यान रखेंगे प्यारे बच्चों लागव चिन्ह लगाते समय, तो आपकी जो गलतियां हैं, जो त्रुटियां हैं, वो कम से कम होंगी। ठीक बात। तो ये बातें अगर आपको समझ में आ गई हो तो मैं एक दो उदाहरण आपको बता दूं, ये इसको नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं उदाहरण लेके आ रहा हूँ। ठीक, ताकि आपको समझ में भी आए कि किस तरीके से लगता है, किस तरीके से लिखा जाता है। मैं यहीं पे साफ कर दे रहा हूँ ये नोट वाला पोर्शन। अब ध्यान दीजिए, जैसे मैंने लिखा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो क्या ये सही है कि गलत है, पहले ये ध्यान रखिएगा। मैं एक तरीके से और लिख दे रहा हूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कुछ भी हो सकता है, मैं एक नाम लिया हूं। आप डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लिख सकते हैं, ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह लिख सकते हैं, उनका भी नाम लिख के देख लिया जाएगा। पहले समझिए क्या इसमें से कौन सा सही है। मैं अगर कहूँ तो आप ये ध्यान रखिएगा कि जब मैं बता रहा था तो ये अंग्रेजी का शब्द तो लिखा नहीं गया, इंग्लिश में लिखा नहीं गया है ना। अंग्रेजी को संक्षेप में जब लिखते हैं तो फुल स्टॉप, तो ये फुल स्टॉप लगा हुआ है, ठीक है। तो ये फुल स्टॉप कहाँ लगता है, जब हम इंग्लिश में लिखते हो, जैसे हम ये लिखे हो डॉक्टर, इस तरीके से ना, राजेंद्र प्रसाद जब लिखें तब वहाँ फुल स्टॉप लगेगा। तो ये पहले ही रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये नहीं रहेगा। ठीक, अब मैंने कहा दूसरी बात आपको बताया था कि हिंदी का शून्य का प्रयोग नहीं होता है इसमें। जब संक्षिप्तीकरण कर रहे हैं, हम नाम तो पूरा लिख रहे हैं, लेकिन डॉक्टर को हमने क्या किया, पूरा नहीं लिख रहे हैं, बल्कि इसको संक्षिप्त कर दिए, छोटा कर दिए। तो छोटा करने पे जब हम इसको क्या लगाना चाहिए, हमको लागव चिन्ह का प्रयोग करना चाहिए, जो कि लागव चिन्ह का प्रयोग किया गया है, नहीं किया गया है। तो ये भी गलत है। सही क्या होगा, तो आप इस तरीके से लिखेंगे, जब
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये आपका जाकर के प्यारे बच्चों सही होगा। तो इसमें जो है लाघव चिन्ह का प्रयोग किया गया है और इन दोनों में नहीं किया गया है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों जब आप लिखते हैं तब शुद्धि होगी। इसीलिए आप देखिए बहुत सारे एग्जामों में जैसे रेलवे के, बैंक के, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, इन सब जगहों पे आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे प्रश्न पूछ करके आपको कंफ्यूज किया जाता है। अगर आपको चिन्ह का से अवगत नहीं है तो जाहिर सी बात है कि त्रुटियां वहाँ पर होंगी। तो इसलिए इसके हिंदी ना बड़ा खतरनाक होता है प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। हिंदी अपने आप में बहुत जटिल विषय है, इतना आसान भी नहीं है। क्योंकि देखिए इस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जब एक ही विराम चिन्ह है, इसका 3 रूपों में हमने प्रयोग करके दिखाया ना। तो ये ध्यान समझिए, अगर नहीं समझ में आता है तो गलतियां होनी जाहिर सी बात है। अब उसी तरीके से जैसे हम लिखते हैं लिखेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह। अब यहाँ पर हमने क्या किया है प्यारे बच्चों कि इसको शॉर्ट फॉर्म किया। जब शॉर्ट फॉर्म किया है तो आपका लगेगा ये, ठीक। अब जैसे हम लिख रहे हैं यही भी लिख दे अगर डॉक्टर राम ना, तो अब देखिए डॉक्टर को हमने जब शॉर्ट फॉर्म किया तो इस तरीके से क्या लगा देंगे, फुल स्टॉप या कामा लगा देते हैं, ये हो जाता है आपका। तो अंग्रेजी में यही लगता है एक छोटा सा बिंदी जैसा, लेकिन इसमें क्या होता है यहाँ पे लगता है। तो यही हिंदी और अंग्रेजी में लिखने में अगर आपसे अंतर पूछा जाए तो यही अंतर है ना। यहाँ पे क्या लगेगा, फुल स्टॉप लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा हिंदी वाले में आपसे कहीं ना कहीं लाघव चिन्ह का प्रयोग होगा। और वो जो बिंदी है या बिंदु है कह सकते हैं वो ऊपर लगता है और अंग्रेजी में जस्ट नीचे लगता है, ये डिफरेंट होता है, ठीक है। लिखा एक ही शब्द गया है लेकिन अंतर कितना है, समझ में आया ना। तो ये इसको उदाहरण के रूप में आप लिख लीजिए, पहले लिख लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को लाघव जो चिन्ह है वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ऐसे बहुत सारे लिखते हैं हम, जैसे BA, MA, ये सब शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। मास्टर ऑफ एजुकेशन, मास्टर ऑफ आर्ट ना, बैचलर ऑफ एजुकेशन, ये बहुत सारे ऐसे शॉर्ट फॉर्म है जिसको हम लोग क्या करते हैं MA, BA, BA, BSc ऐसे करके हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। तो उसको इसी तरीके से लाघव चिन्ह का प्रयोग प्यारे बच्चों किया जाता है, ठीक। नोट कर लें आप लोग। उसके पश्चात है प्यारे बच्चों विवरण चिन्ह, ठीक है। अब विवरण चिन्ह कैसा होता है, तो 2 बिंदी है और उसके ठीक सामने एक बेड़ी पाई है, ये दिख रहा है आपको, ठीक है। तो जब किसी कही हुई बात को स्पष्ट करने या उसका विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग होता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, विवरण चिन्ह बोलते हैं। जब बात हमारी पूरी हो जाए, जो कहा जा रहा है वो पूरा हो जाता है, ठीक है, या फिर उसको स्पष्ट करने के लिए विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में क्या होता है, वो आपका विवरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ताकि उससे पता चल जाता है कि क्या बात कहा जा रहा है उसके आगे वाली। जैसे पुरुषार्थ 4 है ना, तो यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि अब कौन कौन से पुरुषार्थ हैं, वो 4 बातें, तो स्पष्ट करने के लिए अब इस विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, तब जाकर के आगे जो बात है उसको अंत। तो ये जहाँ पर वाक्य का अंत हो रहा है, कहाँ पर अंत हो रहा है, पुरुषार्थ 4 है, अब यहीं पे क्या होगा, विवरण चिन्ह का प्रयोग होगा। तो ये विवरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है प्यारे बच्चों। जैसे 4 पुरुषार्थ होते हैं, माना जाता है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, तो ये बताया गया है वो विवरण चिन्ह के आगे, ठीक। इसी तरीके से देखिए कहा जा रहा है कि ये आपको ध्यान रखना होगा कि जब किसी कही हुई बात को, जो बात कही जा रही है उसको स्पष्ट करने या फिर विवरण प्रस्तुत करने के लिए वाक्य के अंत में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये जैसे कह रहा है कि मान लीजिए भारतीय दर्शन में 4 वेदों का जिक्र है, तो ये 4 वेद हैं, ठीक।
कौन कौन से, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद। तो जहाँ पर ये वाक्य का अंत हो रहा है कि 4 वेद होते हैं ना, तो यहीं पे क्या लगेगा, विवरण का चिन्ह लगेगा प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से विवरण का चिन्ह लगाया जाता है। ठीक, अब उसके पश्चात देखा जाए तो नेक्स्ट जो है विराम चिन्ह, निर्देशन चिन्ह, ये भी एक विराम चिन्ह ही है। तो और विराम चिन्ह जब प्रयोग करते हैं तो ये कई रूपों में होता है प्यारे बच्चों। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, आजकल हमने लिखा ऐसे करके ये 1 2 3 ऐसे करके, तो ये जो बेड़ी पाई लगा देंगे यही क्या है, निर्देशन चिन्ह है। ये निर्देशित कर रहा है कि किसी भी टॉपिक के अंतर्गत जो 100 टॉपिक बताई जा रही है वो उसका 1 पॉइंट है, 2 पॉइंट है, 3 पॉइंट है या 4 पॉइंट है, ऐसे भी लगाते हैं आप। या फिर आप देखते हैं इसको क ख ग घ के रूप में भी लिखते हैं, या फिर आप देखिए इस तरीके से ए बी सी डी के रूप में भी कहीं न कहीं लिख देते हैं ना। तो प्यारे बच्चों यही है क्या, आपका निर्देशन चिन्ह। या फिर आप देखिए बहुत सारे बच्चे ऐसे इस तरीके से स्टार बना देते हैं और इस तरीके से इंडिकेट करते हैं, या फिर स्टार ही बना देते हैं, सिर्फ 2-3 स्टार बना देंगे। ये किस निर्देशित चिन्ह इसको बोलते हैं, तो ये निर्देशित किया जा रहा है। अब ध्यान दीजिए कि निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किसी विषय से जुड़ी अन्य बातों की जानकारी देने के लिए किया जाता है। जब किसी अन्य विषय की जानकारी दिया जा रहा है तब यहाँ पर किसकी निर्देशन चिन्ह की प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, तो जब निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किसी विषय के अन्य बातों, अन्य बात मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा सा सर टॉपिक की बात की जब की जा रही है तो या जानकारी दी जा रही है तो वहाँ पर हम इनका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे रेखा चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। तो ऐसा हमने रेखा बना दिया इस तरीके का, इस तरीके का, तो यही क्या है, आपका निर्देशन चिन्ह है। ठीक, जैसे अध्यापक, अध्यापक कोई बात कह रहा है, ठीक, तो ये देखिए अब उसके बाद ये रेखा चिन्ह लगा दिया गया इस तरीके से। अब क्योंकि ये वाक्य आपको बताए थे इकहरा दकहरा, तो अब बात 2 कर रहा है या 2 से ज़्यादा कर रहा है, तो यहाँ पे दकहरा का चिन्ह का प्रयोग किया गया है, जिसको डबल इन्वर्टेड कामा के रूप में हम बोलते हैं। तो तुम जा सकते हो। ठीक है, प्रस्तावना, यहाँ भी पर्यावरण प्रदूषण दकहरा का प्रयोग किया गया है। सिर्फ अगर प्रस्तावना पे लगता ना तो इकहरा का प्रयोग होता, सिर्फ अध्यापक का पे अगर वो लगता कामा तो उसको हम इकहरा बोलते हैं। मतलब एक शब्द पे जब लगाया जाता है तो उसको इकहरा बोलते हैं, और कोई कोटेशन पे लगाया जाए तो उसको दकहरा बोला जाता है। क्योंकि ये पिछले क्लास में विराम चिन्ह का इकहरा दकहरा हमने बता दिया है आप लोगों को। ठीक बात, यहाँ पे एक बात और समझना पड़ेगा कि हम कहाँ कहाँ इस निर्देशन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो जैसे आप यहाँ पर विषय के आगे आप पढ़ा रहे हैं तो वहाँ भी इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, या फिर आप कोई प्रस्तावना बताते हैं तो वहाँ भी इसका, या प्रत्येक पाठ का कोई शीर्षक बता रहे हो तो वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है। या विवाद कोई बता रहे हो, कोई भी, जैसे आतंकवाद हो गया, भ्रष्टाचार हो गया ना, देशद्रोह हो गया और बेरोजगारी हो गई, मतलब कुछ भी ऐसा टॉपिक बता रहे हैं वहाँ पर इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप उदाहरण प्रयोग कर रहे हैं या जैसे ही लिखे हैं तो देखिए इसका प्रयोग किया गया है ना, जैसे हो, उदाहरण हो, तो इस निर्देशन चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आप उदाहरण भी जब लिखते हैं इस तरीके के तो आप ऐसे लिखते कर देते हैं, तो इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंबल कहीं ना कहीं बनाते हैं प्यारे बच्चों। या जब संबंधी आगे बहुत सारी चीज़ें बताते हैं संबंध से रिलेटेड तो वहाँ भी इसका चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये होता है आपका निर्देशन चिन्ह। ठीक, बात समझ में आया? इतना नोट कर लीजिए, फिर एक चिन्ह के बारे में आज आप लोगों को और बता दे रहे हैं, फिर उसके बाद आपका क्लास यहीं पे एंड करेंगे। फटाफट इसको नोट कर ले, फिर एक चिन्ह और अवगत करा दे। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके पश्चात नेक्स्ट है तुल्यता चिन्ह। इसको हम लोग बराबर चिन्ह के नाम से भी जानते हैं। बराबर का सिंबल देखिए इस तरीके से लगता है, 2 बेड़ी पाई जिसको बोल सकते हैं, ये चिन्ह है। ठीक, इस तरीके से।
तो जब किसी वस्तु की तुल्यता किसी अन्य वस्तु से की जाती है तो वहाँ पर तुल्यता चिन्ह का प्रयोग किया जाता है प्यारे बच्चों। एक वस्तु का जब हम दूसरे वस्तु के साथ तुलना करते हैं तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, या फिर वहाँ पर हम किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो वहाँ पर हम तुल्यता चिन्ह का प्रयोग करते हैं प्यारे बच्चों। या फिर कह सकते हैं किसी शब्द का या किसी अंक का जब दूसरे अंकों के साथ तुलना करते हैं गणित में अधिकांशतः देखे होंगे तो एक अंक का दूसरे अंक के साथ हम जब तुलना करते हैं तो वहाँ पर हम लोग इस तुल्यता चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, बराबर या फिर तुलना का चिन्ह के नाम से भी इसको जाना जाता है। जैसे एक मान लीजिए ये चित्र है, समद्विबाहु चित्र जिसका हम नामकरण दे रहे हैं ABCD, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि AB बराबर है किसके, CD के। मतलब ये मान लीजिए कोई 5 मीटर है तो ये भी कितना का ही होगा, 5 मीटर। ऐसे चिन्ह के रूप में दिखाया जाता है, मीटर छोड़िए, हम ये कहते हैं ना ये बराबर है इसके। मतलब AB बराबर होगा किसके, CD के। तो अब देखिए यहाँ पर तुल्यता चिन्ह का प्रयोग किया गया है दर्शाने में गणित के लिए। उसी तरीके से जैसे हम कहते हैं कि AC बराबर है B और D के, ठीक है। तो इस तरीके से अब इन संख्याओं का या अंकों को जब दिखाना है तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम इस तुल्यता चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। अगर यही अंक की बात कर लिया जाए, ये तो मान लीजिए कुछ शब्द है, अब अंक की बात कर लिया जाए, अगर हम इसकी लंबाई दे रहे हैं 5 ना, और इसकी जो लंबाई दे रहे हैं वो मान लीजिए 10 मीटर, कुछ मीटर में लिख दे रहे हैं 100 मीटर में, तो हम कहेंगे ना AB की जो लंबाई है, AB बराबर कितना है, 5 के ना। तो CD की जो लंबाई होगी वो कितने के होगी, ये भी 5 के हो गए, तो इसलिए हम कह रहे हैं AB बराबर CD, मतलब इसका होगा। तो यहाँ भी हम क्या कर रहे हैं, अंकों के रूप में लिख रहे हैं, तो वहाँ भी बराबर या तुल्यता हम बताने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से देखिए जब AC की बात करेंगे ना, कि AC की मान लीजिए लंबाई कितनी है, तो वह 10 मीटर है। ठीक उसी तरीके से BD की जो लंबाई है वो भी 10 मीटर है। तो यहाँ पे अंकों के रूप में भी दर्शाने के लिए हम तुल्यता चिन्ह का प्रयोग कर रहे हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए ABC कोई त्रिभुज है या कुछ भी है, वहाँ पे भी जब हम दर्शाने का काम करते हैं तो इसी तरीके से लिखते हैं ना, कहते हैं मान लीजिए A बराबर है, ऐसे लिखेंगे कि A बराबर B के, B बराबर C के और C बराबर A के ना। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो ये बराबर बराबर की बात किया जा रहा है, इसका मतलब तुल्यता चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है। A का तुलना B के साथ किया जा रहा है, B का तुलना C के साथ किया जा रहा है, C का तुलना A के साथ किया जा रहा है। इसी तरीके से कहने की तुलना करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जा रहा है प्यारे बच्चों। ये ज़्यादातर आप देखेंगे तो गणित में प्रयोग किया जाता है, ठीक। ऐसा नहीं है कि सिर्फ गणित में ही, अधिकांशतः मैं कह रहा हूँ कि गणित में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये है आपका तुल्यता चिन्ह जो लगाया जाता है। उसके बाद है कोष्टक चिन्ह, जो वो भी आप देखे होंगे कि बखूबी प्रयोग किया जाता है। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही है। आगे बहुत सारे, अभी मैंने आपको 13 कोष्टक बताए, 13 विराम चिन्ह बताए हैं, ठीक। मैंने कहा था कि आपको मैं 24 विराम चिन्हों की चर्चा करके बताऊंगा, ठीक है, विस्तार पूर्वक बताऊंगा, कुछ उदाहरणों के माध्यम से बताऊंगा। तो जितने भी बचे हुए हैं प्यारे बच्चों वो नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मैं प्रयास करूंगा कि कंप्लीट कर दूं। तो आज के लिए इतना ही है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा विराम चिन्ह कि क्या है और इसका किस तरीके से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और हो सकता है कि आप कुछ नई चीज़ें भी आज सीखे होंगे, जैसे लाघव चिन्ह लगाना, ठीक है, क्योंकि इसके पहले आप लोग त्रुटिवश उसका प्रयोग करते थे। आज कहीं ना कहीं उसको सही ढंग से आप प्रयोग करना सीखेंगे और आप भी बहुत सारे ऐसे शब्दावली लेकर के उसको लगाना सीखिए।
और जहाँ पर ना समझ में आए वो आप पूछ सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आप इसको नोट कर लें, आगे जितना भी मानक चिन्ह रहेगा, विराम चिन्ह रहेगा, उसका चर्चा किया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।